बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह सवेरे पाकिस्तान और सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक और खूबसूरत सुबह का आगाज़ करेंगे और आज की सुबह को और मज़ीद हसीन और ख़ूबसूरत बनाने के लिए मेरे साथ सेट पे भी बहुत ही खूबसूरत से सितारे, हसीन से सितारे मौजूद हैं। उनका तारुफ मैं आपके साथ कराऊंगी, मगर इसके साथ साथ जब हमारा फ्रेम ओपन हुआ था तो आपने देखा यहाँ पे कुछ बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं और ये बच्चे क्या कर रहे हैं, इनको आज सुबह सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा क्यों बनाया गया है, ये तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मगर ज़रूरी ये भी होता है कि ज़िंदगी की कामयाबी के लिए या किसी भी चीज़ की कामयाबी के लिए आप अपनी तरजीहात का इंतखाब करते हैं, उनको मुतय्यन करते हैं। जिस तरह से हम कोशिश करते हैं कि अपने शो को और भी ज़्यादा हसीन, और भी ज़्यादा खूबसूरत, और भी ज़्यादा कामयाब बनाने के लिए प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर कुछ चीज़ें हम लोग तय कर लेते हैं कि जी ये हमारी कंटेंट का हिस्सा होंगी क्योंकि आप लोग इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसी तरह से ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए भी हमें कुछ तरजीहात हैं, उनको मुतय्यन करना पड़ता है ताकि किसी भी मुश्किल से बच सकें, किसी भी परेशानी से बच सकें। और बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हमारी लाइफ में आ जाते हैं जिनको कम करने के लिए या हल करने के लिए ज़रूरी होता है कि आपको पता होना चाहिए कि हमने क्या काम करना है, किन चीज़ों से अवॉइड करना है, कौन सी बात करनी है, किस चीज़ से ख़ुद को रोकना है। तो चलिए इस अच्छी बात के साथ ही बेहतरीन किस्म का मौसम है वो भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। और मौसम तो मैं रोज़ाना आपको बताती हूँ बहुत ही ज़्यादा हसीन होता जा रहा है। हर गुजरता दिन मौसम में खूबसूरत तब्दीली लेकर आ रहा है। वो तब्दीलियाँ आज के लिए क्या हैं और आज सारा दिन में हमारा दर्जा हरारत क्या रहेगा मुल्क के मुख्तलिफ बड़े शहरों का, ये मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। सबसे पहले लाहौर शहर का मौसम हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं। लाहौर की अगर मैं बात करूँ तो कम से कम जो दर्जा हरारत आज पूरे दिन में रहेगा वो तो 18 होगा और ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। चलिए लाहौर का मौसम आपको मैंने बताया। इस्लामाबाद की क्या सूरत हाल है ये भी मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। इस्लामाबाद में जो कम से कम दर्जा हरारत आज पूरे दिन में रहेगा वो भी 18 ही होगा, हाँ, मगर ज़्यादा से ज़्यादा 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है और मौसम बेहतरीन रहेगा लाहौर की निस्बत। चलिए इस्लामाबाद के बाद अब रुख करते हैं हमेशा की तरह कराची का। और कराची के लिए मैं हर रोज़ दुआ करती हूँ कि कराची शहर का मौसम अच्छा होना चाहिए। कराची में जो कम से कम दर्जा हरारत रहेगा वो 23 रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। तो आपको ये मौसम के अहवाल सुन के अंदाज़ा हो गया होगा कि कराची में आज भी हमें गर्मी ही देखने को मिलेगी। और अभी पेशावर की सूरत हाल, पेशावर में तो भाई बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मौसम है। कम से कम जो दर्जा हरारत आज पूरे दिन में पेशावर का रहेगा वो तो 17 होगा और ज़्यादा से ज़्यादा 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। और जी पेशावर के बाद अब बारी आ जाती है कोयटा की। कोयटा के मौसम का भी मैं अहवाल आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। जो कम से कम दर्जा हरारत कोयटा का रहेगा वो तो 8 होगा और ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। और आज़ाद कश्मीर आज भी बड़ा ही ज़बरदस्त मौसम लेकर आ रहा है। आज़ाद कश्मीर में सारे दिन की सूरत हाल बड़ी खूबसूरत है, खुशगवार रहेगी क्योंकि जो कम से कम दर्जा हरारत आज़ाद कश्मीर का होगा वो तो 9 रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। मेरे साथ सेट पे बहुत ही खूबसूरत से मेहमान मौजूद हैं और जब आपके सेट पे बच्चे मौजूद हो तो उनसे ज़्यादा खूबसूरत कोई भी नहीं हो सकता। मगर इसके अलावा भी हमारे साथ और कुछ खूबसूरत मेहमान हैं, उनका तारुफ मैं आपके साथ करा देती हूँ। इस वक्त हमारे साथ अमारा शाह मौजूद है। थैंक यू सो मच अमारा हमें ज्वाइन करने के लिए। परवैशी हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका भी। अच्छा, और हमारे पास कुछ बच्चे भी मौजूद हैं, अगर आप फोकस करके दिखा सकें। और ये बच्चे जो हैं मुसलसल शोर भी मचा रहे हैं और ख़ुद भी इंजॉय कर रहे हैं, मुझे भी इंजॉय करा रहे हैं, मगर इसके साथ साथ बड़ा अच्छा काम भी कर रहे हैं। मगर हमारे ये कर क्या रहे हैं? बच्चे खेल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वो बिल्कुल खेल रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। मगर जो एक्टिविटीज़ इनके मैं देख रही हूँ
यकीनी तौर पे बहुत कम हमें ऐसा नज़र आता है कि बच्चे अब इस किस्म की एक्टिविटीज़ करते हैं। बच्चों के हाथों में हमें ज़्यादा मोबाइल फ़ोन ही नज़र आ रहे होते हैं। ऐसे ही है सरवत, असल में ये टेक्नोलॉजी के एरा में जो बच्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा मोबाइल बेस्ड एंटरटेनमेंट को प्रेफर करते हैं। और दूसरा कुछ हम पेरेंट्स या हम जो एल्डर्स होते हैं वो भी यही कहते हैं कि अच्छा काफ़ी देर से इनको अटेंड करें तो थोड़ा मोबाइल दे दो, बिकॉज दैट सीम्स टू बी एन ईजी वे आउट। थोड़ी देर के लिए लगता है कि वो सोल्यूशन है, बट ज़्यादा बेहतर तरीका ये है कि बच्चों को खुद से अटेंड किया जाए, इंगेज किया जाए, उनसे बातें की जाए, क्योंकि ये वो टाइम होता है जिसमें उन्होंने वो लर्न करना है कि हाउ टू बिहेव इन वर्ल्ड, हाउ टू अंडरस्टैंड दिस वर्ल्ड। तो उसके अंदर जब वो सवाल पूछते हैं और जो हम उन्हें जवाब देते हैं, वो जवाब ये डिसाइड करते हैं कि बच्चे ने दुनिया को किस नज़र से देखना है। और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की जब हम बात करते हैं पलवशा, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। बेसिकली मैम यही वो वेंचर का एक कॉन्सेप्ट था जो मिस माहीन ने, द को फाउंडर ऑफ माहीन्स बैरल सैलून एंड स्पा, जिन्होंने मुझे चूज़ किया फॉर दिस वेरी प्रोजेक्ट। जो किड्स हैं द सिटिंग है फ्रॉम माहीन लिटिल सीड्स, ठीक है। तो बेसिकली किस तरह से करते हैं आप लोगों का काम क्या है, कैसे बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं, बच्चों की एक्टिविटीज़ को किस तरह से आप लोग बहुत ज़्यादा इन्हेंस करते हैं, लोगों को बताते हैं कि आपके बच्चों का जहन जो है इस तरह से खोलना बड़ा ज़रूरी है? मैम, अ फ्यू मंथ्स बैक व्हेन वी स्टार्टेड ऑफ विद दिस, तो जो हमने कॉन्सेप्ट डिराइव किया था वो ये था कि हमारे जो सोसाइटी है, in that society academics and studies is considered as a burden. We did not want it to like impose that burden onto these little seeds. Because जब हमने ये नाम डिराइव किया था little माहीन little seeds, तो हमने ये सोच के डिराइव किया था कि ये हमारे वो seeds हैं, हमारे वो ये nourishment के लिए वो seeds हैं जो tomorrow, जो कल के future के लिए एक plant के तौर पे, एक tree के तौर पे grow करेंगे. Basically what we aim at is that we do not believe in burdening the children with heavy bags on their backs. We believe in promoting and enhancing their spirituality. थोड़ी सी क्वेश्चन पलवशा, बहुत सारी ऑडियंस है जो कि चाह रही होती है कि आप उर्दू के अंदर बात करें, बहुत सारे ऑडियंस है जो समझ नहीं पा रहे थे, बड़ी देसी किस्म के खवातीन भी मौजूद होती हैं। तो मैं कोशिश कर रही हूँ और कह भी रही हूँ आपसे कि आप भी कोशिश करें कि थोड़ा इस लैंग्वेज में आप बात कर सकें कि लोग उसको अंडरस्टैंड कर सकें। बिल्कुल ठीक है। तो बेसिकली ऐसे है कि हम लोग ये नहीं चाहते कि बच्चे जो हैं वो एकेडमिकली बर्डन हो, मतलब वो पढ़ाई को ना बोझ ना समझे, क्योंकि इस उम्र के बच्चे जब कहीं जाते हैं सबसे पहले तो उनको अपनी मदर या फादर से बिछड़ने का एक वो पड़ता है ट्रॉमा के वी आर लीविंग आवर पेरेंट्स बिहाइंड, हम अपने माँ बाप को छोड़ रहे हैं। ठीक। सेकेंडली हम ये नहीं चाहते कि उनको एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिले जहाँ उनको कोई फैमिली गैदरिंग ना नज़र आए, जहाँ उनको ये नज़र ना आए कि हम यहाँ अकेले हैं। जो हम माहीन लिटिल सीड्स में प्रमोट कर रहे हैं वो ये है कि एक फैमिली इन्वायरमेंट हो, एक नैनी केयर कहते हैं किसी चीज़ को, मतलब हम बच्चों को कहते हैं ना कि हम डे केयर में डाल रहे हैं, हम मॉन्टेसरी सेशन में डाल रहे हैं, इट्स नॉट लाइक दैट। माहीन लिटिल सीड्स प्रमोट करता है बच्चे की अपनी स्पिरिचुअल अपब्रिंगिंग जो होती है, जो उसके इनर सेल्फ से आती है, कि बच्चा खुद कॉन्फिडेंटली इस ब्लॉक को पकड़े, इस पेंट ब्रश को पकड़े, अपने माइंड में जो उसकी थॉट्स हैं, ख्यालात हैं, उनको पेंट करे, चाहे व्हाटएवर पेंट इज डूइंग उसको पेंट करे, अपने ख्यालात इजहार करे। बेसिकली वो कॉन्फिडेंस बच्चे को देने की आप लोग कोशिश कर रहे होते हैं जो रिक्वायर्ड होता है और जो उसके लिए बड़ा हेल्पफुल होता है। और वाकई आपके अंदर अगर कुछ कर जाने की लगन हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसे ही एक और बच्चे से मैं आपको मिलवाने वाली हूँ, कोयटा की तरफ हम रुख करेंगे। और मैं आपको बताऊँ बहुत ही छोटी सी एज में इस बच्चे ने अपनी माजूरी को अपनी मजबूरी नहीं बनने दिया, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ये पेंटिंग करते हैं। और हमारे साथ अली गौहर भी मौजूद है, उनकी तरफ जाते हैं। अली क्या हाल है आपके? पहले तो आप ये बताएं क्या हाल है भैया आपके, ठीक ठाक हैं? हाँ मैं ठीक हूँ। अच्छा अली, हम देखते हैं कि आपकी पेंटिंग्स तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की होती हैं, बहुत छोटे से हैं आप। बहुत सारी पब्लिक जो है ये जानना चाह रही है, ऑडियंस देखना चाह रही है, जानना चाह रही है कि आप माशाल्लाह से पाँव से बड़ी खूबसूरत पेंटिंग करते हैं, मगर ये जो माजूरी है, ये जो हादसा है आपके साथ पेश कब आया? ये दरअसल 5 साल पहले था। 5 साल पहले मैं जब पतंग उड़ा रहा था तो पतंगबाजी में जब थोड़ा सा बारिश हुआ, फिर इसका जो डोरी था ना ये जाके खंभे में फंसा और उसी से मुझे बिजली लगा। फिर यहाँ पर कोयटा में तो सही डॉक्टर नहीं थे, इसीलिए मेरा हाथ भी कट गया, यानी उसको काटना पड़ा। जब मैं कराची गया तो कराची वालों ने कहा अगर टाइम पे लाते तो ऐसे होता, लेकिन अभी ख़राब हुआ है तो काटना पड़ेगा।
मेरी जान बचाने के लिए। अच्छा, लेकिन अली मुझे ये बताएं कितना टाइम पहले ये हादसा आपके साथ पेश आया? 5 साल पहले। 5 साल पहले, 5 साल हो गए। मगर अली मुश्किल नहीं लगता था कि ज़िंदगी थोड़ी सी मुश्किल हो गई है? अब आप पाँव से इतनी खूबसूरत पेंटिंग करते हैं, कभी आप हाथों से करते होंगे, तो कितना मुश्किल लगा आपको कि अब मुझे आगे बढ़ना है मगर उसके लिए मुझे किस तरह से अपने आप को मोटिवेट भी करना होगा? हाँ, मुझे ये तो मुश्किल लगा कि मैं शायद नहीं कर पाऊँगा, इसके बाद ज़िंदगी मुश्किल होगी, इस तरह होगी, उस तरह होगी। तो मैं अगर दूसरे माजूरों की तरह सोचता, कुछ माजूर ऐसे भी है जो बिल्कुल काम ही नहीं करते, तो मैंने कुछ माजूरों को ऐसा भी देखा जो गाड़ी चलाते, ऐसा अपना पूरा काम करते, तो मैं मोटिवेट हो गया और मेरी फैमिली मुझे मोटिवेट कर बैठी। फिर इसके बाद मैंने कहा कि जब मैं आईपैड यूज़ कर सकता हूँ, मोबाइल यूज़ कर सकता हूँ, लैपटॉप यूज़ कर सकता हूँ, तो मैं स्केच क्यों नहीं कर सकता? फिर इसीलिए मैंने कहा कि अपना टाइम ज़ाया करने से मैं जाकर स्केच करूँ और स्कूल भी जाता हूँ। तो चैलेंजेस कौन कौन से हैं जो अभी भी आपको फेस करना पड़ रहे हैं अली? कैसे चैलेंजेस आपके लिए कौन कौन से अभी भी आपको लगता है कि ये चैलेंजेस हैं और मुझे इनको फेस करना है, मुझे आगे बढ़ना है? चैलेंजेस जैसे अभी दुनिया का चैलेंजेस है ना कि मैं कुछ बन सकूं, मैं खुद एक दुनिया के लिए एक चैलेंज बन जाना चाहता हूँ कि दुनिया वाले मुझको देखकर कहे कि जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। चैलेंज बनूं दुनिया के लिए मैं खुद। ज़बरदस्त। तो अभी कौन सी क्लास के स्टूडेंट हैं आप? 9th क्लास के स्टूडेंट, फेडरल बोर्ड में है और हमारी स्कूल का नेम यूनिवर्सिटी है। और फ्यूचर प्लान्स आपके क्या हैं? मुस्तकबिल में क्या करने का इरादा रखते हैं? वैसे मेरा तो मुस्तकबिल में इरादा एस्ट्रोनॉट बनने का है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत सारी दुआएं हैं और पेंटिंग्स हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि आप एक जब पेंट कर रहे होते हैं या एक स्केच तैयार कर रहे होते हैं, कितना टाइम लगता है, कितने दिन लगते हैं, कितनी मुश्किल उठानी पड़ती है आपको? वैसे अगर हम डेली करें तो 2-3 घंटे में ख़त्म होगा, लेकिन मैं डेली नहीं कर सकता, इसीलिए मुझे बहुत मसरूफियात है, इसीलिए मैं तकरीबन 2 दिन में ख़त्म कर देता हूँ। अच्छा। वैसे अगर हम करें तो 3 घंटे में ख़त्म हो सकता है, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं। अच्छा, यानी कि माशाल्लाह से आप स्टूडेंट भी हैं और पढ़ते भी हैं, काम भी करते हैं, सब कुछ अपना देख रहे होते हैं। अच्छा, मुझे ये एक और बात बताएं कि पतंगबाजी करने वाला बच्चा पेंटिंग की तरफ आ गया, या तब भी आप पेंट करते थे, स्केचिंग करते थे जब आप पतंगबाजी करते हुए ये मुश्किल आपके उधर पेश आई? नहीं, मैं पेंटिंग नहीं करता था, बस मैं खेलता था, यही सब करता था। तो ख्याल कैसे आया कि मुझे पेंट करना चाहिए? तो मैंने खुद सोचा ना कि बस टैलेंट हर किसी में होता है, उसको लाने में मेहनत चाहिए, तो मैंने वही मेहनत अपने ऊपर रखा। फिर मैंने किया। पहले मेरा स्केच बहुत ख़राब था, फिर मैंने अगर मैं उस वक्त किया था मेरा स्केच ख़राब, बस छोड़ो, मैं और स्केच नहीं कर पाऊँगा। तो मैं अभी एक स्केचर या ये सब पेंटिंग जो आप देख रहे हैं ये मैं बना नहीं सकता था, लेकिन मैंने हिम्मत ना हारा, इसीलिए अभी यहाँ पर। तो अभी आप क्या बना रहे हैं? हम आपकी तरफ दोबारा आएंगे तो हमें बताएं कि अपने देखने वालों को हम बता सकें भाई कि अली ये हमारे लिए बना रहे हैं। अभी अली क्या बना रहे हैं? अभी मैं ये स्केच जो मेरे पास मैं ये बना रहा हूँ। आप शायद देख रहे होंगे। बिल्कुल, हम लोग देख भी रहे हैं। अभी अपने देखने वालों को भी हम शेयर करते हैं कि कितनी खूबसूरत तरीके से आप स्केचिंग करते हैं, तो आप ये इसको कंप्लीट कीजिए, आपकी तरफ आते हैं। अच्छा, हमारा क्राफ्टिंग के ऊपर अगर हम बात करें, मुझे इससे रिलेटेड थोड़ा सा, क्योंकि माशाल्लाह से आप एक्सपीरियंस्ड है इस काम में, लोगों को भी थोड़ा बताना पड़ेगा कि क्राफ्टिंग कैसे होती है, किस तरह से ये की जाती है, और ख़ास तौर पर जब बच्चों के साथ हम इन्वॉल्व होते हैं इस मामले में, तो तब हम इसको किस तरह से देख रहे होते हैं। सवत, आप अगर देखो ना तो जो कामयाब ममालिक हैं हम हमेशा से उनको आइडियलाइज करते हैं। हाँ। हम देखते हैं कि एक ना वो चार्ट बड़ा फेमस होता है कि खुश
गवार ममालिक जहाँ पे हैप्पी पीपल रहते हैं, उसके अंदर बड़े बड़े खुशगवार मूड के अंदर रहते हैं, हाँ। लोग बड़े हैप्पी होते हैं। अगर आप उनका बचपन देखो ना, तो उनके जो आर्ट की टाइप है हमेशा सेंसरी बेस्ड होएगी, हाथों से करेंगे वो। जापान को देखें आप, ओरिगामी में वो एक्सपर्ट है, बच्चा बना सकता है। ओरिगामी होता है पेपर फोल्डिंग आर्ट होता है, अगर हम जुबान में करें, जब हम कश्तियाँ और जहाज बनाते हैं ना, तो वो बड़े बड़े, बस हमारा टैलेंट कश्ती है, ठीक है। नहीं मतलब फिर मैंने जब ये चीज़ रियलाइज़ की, तो फिर मैंने ओरिगामी, मॉड्यूलर ओरिगामी सीखी, और आई मेक बिग जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके, वो एक यूनिट होता है। जैसे अब ये ब्लॉक्स बच्चे बना रहे हैं ना, उसमें एक यूनिट होता है, आपने उसको एक प्रॉपर जगह पे लगाना है। एक यूनिट में से आपका वो पैटर्न प्यारा नहीं बनता। तो इसके अंदर मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने क्यों सीखी, इसलिए क्योंकि जब मैंने इसकी इंपॉर्टेंस रियलाइज़ की, और मैंने इसकी इंपॉर्टेंस यहाँ रियलाइज़ की कि जब बच्चा हाथ से काम करता है ना, तो उसके बाद जो उसका दिमाग खुलता है, वो एक नेक्स्ट लेवल चीज़ है। आप स्कूल, अब हमारे जो एजुकेशन सिस्टम में जो इस टाइम जो जिसको एज एन एजुकेशनिस्ट मैं जो चीज़ ऑब्जर्व करती हूँ, वो ये कि पेन है, पेपर है, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है, रटा है, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं है। और कॉन्सेप्ट से भी पहले ना सरवत जो चीज़ आती है वो ये है कि बच्चे ने हाथ से करके देखा कि नहीं, हाथ से नहीं किया तो दिल से नहीं निकलेगा। ये वो सारी चीजें हैं जो आज के माँ बाप को और आज की फैमिलीज को बताना बड़ा जरूरी है। मैं एक ब्रेक की तरफ बढ़ रही हूँ, जो ब्रेक से वापस आएंगे हमारा से ही गुफ्तगू को आगे लेकर चलेंगे। अली गौहर भी हमारे साथ मौजूद है, वो भी पेंट कर रहे हैं, कुछ अच्छा सा स्केच बना रहे हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, और मैं कोशिश करूंगी ये जो प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, इनके साथ कुछ बातचीत भी हो सके, पता चल सके कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं। चलिए स्टे विद अस। वेलकम बैक। ये बच्चों ने बड़ी रौनक लगाई हुई है, शोर भी मचा रहे हैं, शरारतें भी कर रहे हैं, भागम दौड़म भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। मगर इसके साथ साथ बच्चों की, जिस तरह से मैं बात करी थी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के ऊपर भी हमने बात करनी है अभी, और ब्रेक से पहले मेरी हमारा से बात हो रही थी। अच्छा हमारा, आपका वेंचर है कहो कहानी, हाँ जी, ये काम किस तरह से आप करते हो, इसका मकसद क्या है, और ख़ासतौर पे जब हम बच्चों की बात कर रहे होते हैं तो बच्चों के लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों का काम, आप लोगों का टीम वर्क किस तरह से हो रहा हो? इतने सारे सवाल एक साथ कर, मैंने कहा पूछ लूँ ना, आपसे भी पता होना चाहिए सब कुछ। सर जब ये हम बैक जाते हैं ना, तो हम देखते हैं कि हमारा वैल्यू सिस्टम बहुत स्ट्रांग हुआ करता था, अब एक ड्रास्टिक चेंज आ रहा है। वो वैल्यू सिस्टम जो है, वो जब मैंने ऑब्जर्व भी किया, फिर रिसर्च की, तो उसमें मैंने ये देखा कि ये वैल्यू सिस्टम आता है आपको आपके बड़ों से, दादी नानी से, और दादी नानी वो अपनी कहानी के थ्रू ट्रांसफ़र करती रही। बिल्कुल। अब दादी डॉक्टर है, नानी भी डॉक्टर है, अब अगर सारे बिजी, एक तरह से हमारी जो जनरेशन है, हमारे से जो पेरेंट्स वाली है, वो वर्किंग थे सब, तो उसमें ये वाली चीज़ नेक्स्ट जनरेशन में मिसिंग रही, तो आहिस्ता आहिस्ता कहानी छूटती गई बच्चे से। मैं बच्चे का वो विरसा था, सारा छूट गया, ये जो रिवायत थी ना, ये खत्म हो। आई वोंट डिसएग्री, बिल्कुल सही कह रही हो आप। और उसमें ये है कि जब ये एक चीज़ आप बच्चे से छीनते हैं, either you have to replace it, otherwise you will lose your kid। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। तो जब मैंने ये चीज़ इसके ऊपर, अभी मेरा अभी मास्टर्स चल रहा था, मैं अभी लिटरेचर पढ़ी थी, तो एक है ना लिटरेचर पढ़ के बंदा शायद लैंग्वेज टीचिंग करे, तो वो मैंने अभी ये रियलाइज़ किया कि लिटरेचर में तो मैं सिर्फ यूरोपियन अभी लिटरेचर पढ़ रही हूँ, लैंग्वेज टीचिंग तो स्किल्स ही नहीं है इसमें। फिर मैंने देखा कि हमारे जो मशरक़ है, यहाँ पर रवायती क्या एजुकेशन टोन चलती आई है, तो वहाँ मैंने देखा स्टोरी टेलिंग की पावर बहुत है। अच्छा अब ये तो था हाइपोथेसिस, इस पे की रिसर्च जब आगे पढ़ा, नहीं भाई हमारा इतना पढ़ रही है, हमारा को क्यों लगा कि भाई यही इंपॉर्टेंट काम है? नहीं मैं बताती हूँ ना, मुझे पहले हम लोगों ने और 2-3 चीज़ें की, कम्युनिकेशन मेथड है, डिफरेंट ग्रामर ट्रांसलेशनल मेथड है जो हमारे स्कूलों में इस टाइम जो है ना, तो जब रिसर्च में पढ़ा बैक, तो वो तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज़ कंसिडर्ड फेल्ड मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के थ्रू, यानी ग्रामर के थ्रू अंग्रेज़ी सिखाना, असल में ये मेथड आउटडेट हो चुका है, पुराना हो चुका है। तो जो चीज़ अब हमने जब एमफिल में पढ़ा, तो हमने कोई 57 मैथडोलॉजीज़ पढ़ी, रिसर्च की, और जो मुझे उसमें लगा कि हमारे
इलाके के हिसाब से, मशरिक के हिसाब से जो चीज़ यहाँ पर इफ़ेक्ट करेगी ना, हर मेथड हर इलाके में नहीं चलता कभी भी। तो यहाँ पर कहानी गो, ये है, हम मिर्च मसाले वाली कौम है, हम एडवर्टाइजमेंट से चीज़ ख़रीदते हैं। तो जिस चीज़ का हमारे यहाँ का टेम्परामेंट है कहानी, तो आप कहानी में अंग्रेज़ी घोल के उनको पिला दो, और ये सबसे, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं और बच्चा इसी में सबसे ज़्यादा सीखता है। क्यों? स्टोरी सुनाते हुए, आई टू आई कॉन्टैक्ट है, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स मेथड है, यानी कि आप अपने एक्शंस वगैरह कर रहे हैं, और आपके आई टू आई कॉन्टैक्ट और बोलने से आप यकीन करें आप अपने बच्चे के अंदर उतर रहे हैं, और उस टाइम के अंदर जो लर्निंग है ना, वो फाइनल लर्निंग है, वो बहुत अच्छी है। तो कहो कहानी के अंदर मैंने फिर उसके बाद कहो कहानी के नाम से वेंचर स्टार्ट किया, और उसके अंदर हमने कहानी से स्टार्ट किया। अच्छा, मुझे लगता है हमारा, मुझे भी शायद, मैं अब महसूस करती हूँ हम अपने बचपन की बहुत सारी चीज़ें पीछे छोड़ आए। वो एक होती थी बुक्स, पोइम्स मिलती थी आपको, हाँ, टोट बटोट के पता नहीं 4 मुर्गे थे कि 5 मुर्गे थे, चारों थे होशियार, और मुझे याद है और भी बहुत सारी स्टोरीज होती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब वो हमें कहीं नज़र नहीं आया। जब मैंने कहानी सुनाना शुरू की तो पहली चीज़ जो उठानी थी वो थी कंटेंट। मैं मार्केट में निकली हूँ, उर्दू में तो लिखने वाले ही नहीं। हाँ, अब तो सारा वो, अब फिर भी कुछ लोग काम करें, फिर मैंने जब बहुत कुछ काम करें, लेकिन वो कोई उधर एक यूनिटी नहीं है। तो अगर यूनिटी नहीं है तो तहरीक के तौर पे आप इस सिस्टम को डेवलप नहीं कर सकते। ये भी शोर किस चीज़ का, हो दे दें भाई, कोई चीज़ दे दें जो मांग रहे हैं। क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए? नहीं, एक्चुअली वो मेरे इधर भेज दें, आप इधर भेज दें इसको। बच्चा रोना नहीं चाहिए, बच्चा हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ ज़्यादा अच्छा लग रहा है। भैया आप बच्चा पकड़ लें अपना, ये बच्चा जो है ना दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। अच्छा, मुझे ये बताएं, जिस तरह से मैं देख रही हूँ बच्चे हैं बैठ के काम कर रहे हैं, इसी तरह से आप लोगों की एक टीम है परिभाषा जो काम कर रही होती है, बच्चों की कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में आप लोगों का टीम वर्क क्या होता है, किस तरह से आप लोग मैनेज करते हैं, काम करते हैं? मैम, सबसे पहले तो ऐसे है कि हम लोगों ने अपना जो काम है वो सेशंस में डिवाइड किया हुआ है, यानी कुछ बच्चे हैं दे फॉल इन द मॉर्निंग सेशंस, कुछ बच्चे हमारे आफ्टरनून सेशंस में आते हैं। तो अब इस तरह होता है कि हर, आपको पता है, दिन का आगाज़ बच्चे की हम कोशिश करते हैं कि वो फ्रेश हो, अपने काम में एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। तो हमने डेली बेसिस पे बच्चों के लिए कुछ एक्टिविटीज़ प्लान की होती है। मेरे जो बच्चे हैं दे आर वेरी मच लाइक इंक्लाइंड टूवर्ड्स पेंटिंग इसलिए मैं खास लेकर आई हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि बच्चे पेबल्स पेंटिंग इन्होंने की है। हम लोगों ने डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ, सबसे फर्स्ट डे हमने बच्चों के हैंड्स पे पेंटिंग कराई थी, हैंड्स पे लगवाया था। मैं देख रही थी एक बच्चा, उसने वाकई अपने हाथ को पूरा पेंट वो उनको आदत पड़ी हुई है पेंटिंग को ना साथ साथ लेके चलने की हमारे। तो बेसिकली हमारे सेशंस में होता है कि हमने पढ़ाई को थोड़ा टाइम देना है। बच्चों की पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि उनको करिकुलर एक्टिविटीज जो है उनके ऊपर हमारा फोकस रहता है। मेरे साथ एक और मेहमान भी मौजूद है, अली गौहर भी अपनी पेंटिंग कंप्लीट कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर आज के दिन की मैं ख़ास बात करूं तो 22 अक्टूबर का ये दिन है, और ज़ुबान की हकलाहट का जो लोग शिकार होते हैं, ऐसे अफराद की परेशानी का एहसास दिलाने के लिए 22 अक्टूबर के इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। हमारे साथ पाकिस्तान के अंदर ये हकलाहट के जो लोग शिकार होते हैं, ऐसी एसोसिएशन के डायरेक्टर हैं सलमान आलम साहब, वो हमारे साथ मौजूद है। सलमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। ज़ुबान की हकलाहट की मैं सलमान साहब बात करूँगी, इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। मुझे ये बताएगा, देखने वाले यकीनन पूछेंगे इस दिन को सेलिब्रेट करने का मकसद क्या है, इसका मकसद बताइए, और ये भी बताइए कि इस हकलाहट की वजूहात होती क्या है। बचपन से होता है, किसी चोट के नतीजे में होता है, लोगों को देखा देखी होता है, इसकी वजह क्या बनती है? थैंक यू सो मच जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने हमें रिप्रेजेंटेशन का मौका दिया। बेसिकली हर साल 22 अक्टूबर को इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे मनाया जाता है, और इसका मकसद ये है कि पूरी दुनिया में जितने भी स्टैमर्स हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन हो, और उनको एक मैसेज कन्वे किया जाए कि आपने आगे क्या करना है। इसमें सिर्फ ये स्टैमर्स के लिए नहीं है, ये स्टैमर्स प्लस जो ऑर्डरी ये लिसनर्स हैं वो भी मतलब इसमें शामिल होते हैं। और इसकी वजूहात की तरफ मैं बाद में आऊँगा। इस साल 19 का जो मैसेज है वो है ग्रोथ थ्रू स्पीकिंग।
मतलब आपने बात करनी है बिना किसी खौफ के, बिना किसी उसके कि मैं लोग क्या कहेंगे, लोगों का रिस्पांस क्या होगा। अच्छा, इसमें स्टैमरिंग की वजूहात जो हैं वो बहुत सी हैं। मोस्टली इसमें जहाँ जितनी रिसर्च हो चुकी है लेटेस्ट, वो ये कहती है कि इसमें जेनेटिक्स इन्वॉल्व्ड हैं। आपकी अगर मैटरनल या पैटर्नल ये फैमिली में कोई स्टैमरर है तो चांसेस हैं कि वो आगे कैरी करे। और इसमें बॉयज़ का रेशो एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स बहुत ज़्यादा है, इस 4:1। अगर 4 लड़के स्टैमर करेंगे तो 1 लड़की करती है। और लड़कियों का रहे कि उनकी रिकवरी का रेशो भी बहुत अच्छा है, वो रिकवर कर जाती हैं। इसमें बेसिक हमारा ये मकसद ये है कि पूरी दुनिया में ये एसोसिएशंस काम कर रही हैं। पाकिस्तान में सच कोई एसोसिएशन एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। तो मैं बेसिकली यूके में था 10 साल तक, वहाँ मैं ख़ुद भी स्टैमरर था और अब भी स्टैमरर हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमारा मकसद ये है कि फ्लुएंट बोलना कामयाबी नहीं है। कामयाबी ये है कि आया आप उस तरह से स्टैमर ये कर सकते हो जिस तरह आप करना चाहते हो। क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि हमें हर जगह से यही मैसेज मिलता है कि आपने रवानगी से बोलना है, आपने ठीक तरह से बोलना है। अच्छा, और जितना ये मैसेज स्ट्रॉन्ग मिलता है उतनी हमारी स्टैमरिंग बढ़ जाती है। अभी मैं रोक रही हूँ, आपने जिस तरह से बात की आप भी हैं, मगर माशाल्लाह जिस तरह से मैं आपकी गुफ्तगू सुन रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, मुझे कहीं पर एहसास नहीं होता। तो ये कोई इलाज वगैरह होता है, कोई थेरेपी बताते हैं कि जिसके कोई थेरेपी होती है, थेरेपी से कोई आपको फ़ायदा पहुँच जाता है इससे? जी, बेसिकली इस पे ट्रेडिशनल थेरेपीज़ हैं। मैंने ऑलमोस्ट जितनी थेरेपीज़ हैं मतलब मैंने सारी की हुई थी। और उसमें ड्रॉबैक ये है कि वो फ्लुएंसी फोकस थी। द फर्स्ट यू गो टू द स्पीच थेरेपिस्ट, शी टेल्स यू स्पीक फ्लुएंटली। आपकी कामयाबी है कि आप रवानगी से बोल सकते हो। तो उसमें ये होता है कि जो स्टैमर है वो डायरेक्टली फ्लुएंसी को टारगेट नहीं कर सकता। उसमें एक और स्टेज को आपको ऐड करना पड़ता है, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कौन सी हैबिट्स डेवलप की हुई हैं। उसको पहले मैंने उसको अंडरस्टैंड करना है, फिर मैंने अपने बिहेवियर को साइकोलॉजिकल प्लस जो फिज़िकल बिहेवियर है उसको चेंज करके मैंने फ्लुएंसी को मैंने अचीव करना है। तो फ्लुएंसी बाय प्रोडक्ट है जो हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं। सही। और इसमें स्पेशली पेरेंट्स और जो टीचर्स हैं वो एक स्टैमरर की ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर उनको प्रॉपरली एजुकेट कर दिया जाए स्टार्ट से ही, तो ये हैबिट जो है इट्स अ बैड लर्नड हैबिट। स्टैमरिंग इज़ अ बैड लर्नड हैबिट। लेकिन सलमान साहब, जो आप बात कर रहे हैं, यकीनी तौर पे एक रोल जो है वो प्ले कर सकते हैं, पेरेंट्स कर सकते हैं, आपके टीचर्स कर सकते हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली बड़ी हिमाकत के साथ एक बहुत ही तंज़ो मजाक का जो एक रोल है वो हमारी सोसाइटी भी करती है। हमारा मुआशरा ऐसे लोगों को मजाक का निशाना बनाता है, ये काम रिवाज हमें नज़र आता है। ऐसे लोग जो कि मजाक उड़ाते हैं, उस मुआशरे के लिए, उस सोसाइटी के लिए अगर आपको मैसेज कन्वे करें। एग्जैक्टली मैं इस पॉइंट की तरफ आ रहा था। आप मतलब मीडिया में देख लें, ऐसे रोल्स भी बनाए जाते हैं कि उनको एक डम पर्सन तस्वर किया जाता है, लेस इंटेलिजेंट तस्वर किया जाता है। अगर आप हिस्ट्री में चली जाएं तो प्रॉफिट मूसा अलैहिस्सलाम स्टैमरर थे, इस तरह न्यूटन भी स्टैमरर था। बहुत सारे जो ग्रेट पर्सनैलिटीज़ रह चुकी हैं वो स्टैमरर्स थे। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं, सिर्फ ये है कि क्योंकि अगर एक स्टैमरर दूसरे से तवक्को करेगा कि वो मेरी हेल्प करेगा और वो मुझे कंफर्ट लेवल देगा, वो पॉसिबल नहीं है। उसको ख़ुद अपना इनिशिएटिव लेना, जिस तरह मैंने लिया है। मैं अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट करता हूँ। मैंने काफ़ी स्कूल्स को भी अप्रोच किया, कॉलेजेस को किया और यूनिवर्सिटीज़ को किया कि मैं टीचर्स को एक कैंपेन चलाना चाहता हूँ कि एटलीस्ट उनको इन्फॉर्मेशन हो कि हाउ टू हेल्प अ स्टूडेंट हु स्टैमर्स। बिल्कुल, ये जिस कैंपेन की आप बात कर रहे हैं सलमान साहब, हमारी पूरी कोशिश होगी कि मीडिया प्ले कर रहा है, हम लोग भी वो रोल अपना प्ले करते रहें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सलमान आलम साहब हमारे साथ मौजूद थे। 22 अक्टूबर के दिन के हवाले से हमने सलमान साहब को यहाँ पे किया था। यकीनी तौर पर जो लोग भी हकलाहट का शिकार हैं, मुआशरा उनका मजाक ज़रूर बनाता है, मगर इस मुआशरे से लड़ने के लिए जो एक विल पावर है आपको अपने अंदर खुद लेकर आनी पड़ती है। ये मुआशरा कभी आपके साथ स्टैंड नहीं करता, आपको खुद इतना मजबूत होना पड़ता है कि आप इस मुआशरे के साथ लड़ सकते हैं। अभी मुआशरे के साथ लड़ने के लिए, या फिर जिस तरह से मैंने बताया था कि अपनी मुश्किलात, अपनी मजबूरी, अपनी माजूरियों को अपनी मजबूरी ना बनने दें। अली गौहर भी हमारे साथ मौजूद है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। अली, आपने अगर कोई पेंटिंग कंप्लीट की है तो हमें प्लीज़ शो कीजिएगा ताकि हम लोग देख सकें कि भाई अली ने क्या खूबसूरत सी चीज़ पेंट की है। जी, ये रहा जी, आप देख सकते हैं। ये माशाल्लाह बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी, मुझे दूर से नज़र आ रही है।
बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरती। और कितना टाइम लगा अली आपको ये बनाने में? तकरीबन बहुत लगा क्योंकि मैंने बहुत छुट्टी की। मुझे थोड़ा सा मसरूफियात था, इसीलिए मैंने छुट्टी की जहाँ पर मैं जाता था, और मुझे टाइम भी नहीं मिलता था इसको बनाने के लिए, तो थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लगा। तकरीबन 3 दिन या 4 दिन लगा। चलिए माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। हमारी बहुत सारी दुआएं अली आपके साथ हैं। अल्लाह ताला इसी तरह से आपको कामयाब करता रहे, आपके जो जो ख्वाब हैं वो सब पूरे होते रहें। देखने वालों के लिए कोई मैसेज देंगे अली? हाँ, मैसेज मेरा ये है कि यानी अगर माजूर वो लोग हैं जो दिमाग से माजूर हो, जो सारा दिन वैसे लेटा रहे, वो माजूर है। जैसे वो अगर हाथ से उसका नहीं हो तो कुछ पाँव से नहीं हो तो वो माजूर नहीं है, क्योंकि माजूर दिमाग से होता है, माजूर इतनी प्यारी फिजिकली नहीं होता है, इतनी mentally प्यारी होता है। बात मैं कहती हूँ कि शायद ही हमारे बड़े बड़े दिमागों वाले इस बात को समझ सकें जो अली आप जैसे छोटे से नन्हे मुन्ने से बच्चे ने बता दी है कि आप माजूर तब हो जब आप दिमाग से माजूर हो। बहुत शुक्रिया अली, बहुत सारी तमन्नाएं, बहुत सारी ख्वाहिशें और बहुत सारी दुआएं आपके लिए। अल्लाह ताला इसी तरह से आपको कामयाब करता रहे, इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहें। बहुत शुक्रिया आपका। हमारा जाते जाते वो लोग जितनी प्यारी अली ने बात की है, मैं कहती हूँ इसी बात से आप आगे बढ़ें और कुछ लोगों को मैसेज दें अपने बच्चों के हवाले से। बच्चों के हवाले से एक चीज़ जो मुझे लगता है कि वो पहले लोगों में भी और अब के लोगों में भी कहानी हो ना हो, एक चीज़ है वो ये कि बच्चों को ये ना समझे कि हम इनके लिए क्या करें। जस्ट स्टार्ट लिसनिंग टू देम, उनको सुने। वो आपसे सवाल करेंगे, आपका काम है जवाब देना। और गुस्सा तब आता है उनके सवालों पे, हम इरिटेट हो जाते हैं। क्यों सरवत? हम इरिटेट हो जाते हैं ना। तो हम जब इरिटेट होते हैं तो उसका मतलब ये है कि हम इनकेपेबल हैं, हमारे पास उनके जवाब नहीं है। और अगर हमारे पास उनके जवाब नहीं है तो वी नीड टू थिंक, हमें सोचना चाहिए भाई क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्यों नहीं तैयारी में एक साइंसदान बचता है, हमारा इतना बड़ा दिमाग होता है, हमारे पास बिल्कुल सोच समझ नहीं हम होती डिग्री है। वाले हैं, हम पढ़ाइयों वाले हैं, वो छोटे हैं, उनको पास अभी क्लास है, मगर हम रट्टा वाले होते हैं। चलिए चलिए मैं इन बच्चों की शरारतों को थोड़ा सा और इंजॉय करती हूँ, तो आप इंजॉय करें एक छोटी सी ब्रेक सबसे पाकिस्तान में। थैंक यू सो मच हमारा आपने हमें ज्वाइन किया। परवश आपका बहुत शुक्रिया। और ये नन्हे मुन्ने से जो मेहमान यहाँ पे हमारे साथ सेट पे मौजूद हैं, कोशिश करेंगे जो बिखरा हुआ सामान इनका हम लोग समेट सकें। मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे और भी बहुत सी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें जो आपके साथ शेयर करने बाकी हैं, तो उसके लिए आपको हमारे साथ बाकी रहना पड़ेगा। वेलकम बैक। अभी हम बड़ी इंपॉर्टेंट, जिस तरह से मैंने बात की थी कि ब्रेक से जब वापस आएंगे बड़ी ही इंपॉर्टेंट गुफ्तगू होने वाली है। वो इंपॉर्टेंट गुफ्तगू होगी इस वक्त जो सूरत हाल मुल्क के अंदर चल रही है उससे मुतालिक भी होगी, वो हमारी माशी सूरत हाल के ऊपर भी हो सकती है, या वो यंग डॉक्टर्स के हवाले से भी हो सकती है। मगर इसके साथ साथ एक और ऐसी बात है, एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा मसला है जो हर घर में मौजूद है, हर शख्स परेशान है। और मैं कहूँगी ख़ास तौर पर वो बच्चे और बच्चियाँ परेशान हैं जिनकी उम्र में बदलाव आ रहा है, तब्दीलियां आ रही हैं। वो तब्दीलियां किसी भी नौइयत की हो सकती है, उस पर मैं बात करूंगी। मगर इससे पहले जैसा मैंने बात की कि मईशत के हवाले से हम बात करेंगे और मईशत के ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है। कल भी मैंने अपने शो में ख़ास तौर पे आपको याद होगा कि जब हम एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बात कर रहे थे तो मैंने कहा था कि भाई हमारे मुल्क की हालात का क्या बनेगा। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गई है और हर शहर मुतासिर हो रहा है, हर शख्स मुतासिर हो रहा है। जो 10 रुपये कमा रहा था वो भी मुतासिर हो रहा है, जो 100 रुपये कमा रहा था वो भी मुतासिर हो रहा है। तो 2 वक्त की रोटी कैसे पूरी करनी है। तो अभी जो स्टॉक मार्केट की सूरत हाल चल रही है, हमने देखा कि पिछले हफ्ते बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आगाज़ हुआ और ज़बरदस्त तरीके से इंडेक्स ऊपर गया। मगर अनफॉर्चुनेटली अब की बार जो हफ्ते का आगाज़ हुआ है वो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ, मंदी का रुझान रहा है। डॉलर के रेट की अगर बात करूँ तो उसमें भी इजाफा देखने में आया। आज सारा दिन सूरत हाल क्या रहेगी और स्टॉक मार्केट की सिचुएशन क्या है, इस पर बात करने के लिए कराची से हमारे नुमाइंदे शहराज अहमद हमारे साथ मौजूद होंगे। उनकी तरफ बढ़ते हैं, शहराज से जानते हैं। शहराज, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। शहराज ये बताएगा कि ये अचानक से उतार चढ़ाव मार्केट के अंदर किस बात की वजह से देखने में आ रहा है?
जी बिल्कुल, गुज़िश्ता हफ्ते से हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में जो उतार चढ़ाव का सिलसिला है वो जारी है और वो आज भी इसी तरह हमें नज़र आ रहा है। एक हफ्ते के दौरान तकरीबन मार्केट 1300 पॉइंट्स गंवा बैठी है, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं उनके 250 अरब रुपए तकरीबन डूब चुके हैं। आज भी कारोबारी आगाज़ देखा जा रहा था कि शायद मुस्बत होगा, लेकिन वो देखते ही देखते एक मरतबा फिर मनफी रुझान इख्तियार कर गया है और अभी हम मार्केट को देख रहे हैं कि 33,085 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड हो रही है 5 से 10 पॉइंट्स गिरावट के बाद। जो ओवरऑल सिचुएशन है, जो पूरे मुल्क की इकॉनमी इस वक्त मुंजमद हो चुकी है, कारोबारी सरगर्मियाँ तकरीबन ना होने के बराबर हैं, सरमायाकारी जो हुकूमती पॉलिसी हैं, सख्त पॉलिसीज़ हैं मईशत के हवाले से, उस हवाले से इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा जो है डिफरेंट सेक्टर्स में रुक चुकी है। इसके अलावा महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जो हुकूमत की जानिब से शरह सूद में बेतहाशा इजाफा किया गया, 13.25% की सतह पर जो है इस वक्त शरह सूद पहुँच चुका है। तो इस वजह से जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो मुल्क की रुक चुकी हैं और यही असरात स्टॉक मार्केट पर भी देख रहे हैं। दूसरी जानिब FATF की जानिब से भी कुछ सख्त इकदामात करने के लिए पाकिस्तान को हिदायत दी गई हैं। इसके अलावा SECP ने भी जो है सरमायाकारों के जो प्रॉफिट है उसको फिक्स कर दिया है और उसमें इजाफा कर दिया, जिसकी वजह से जो छोटा सरमायाकार है वो शदीद मुतासिर हो रहा है, उसको ट्रेडिंग में काफ़ी मुश्किलात का सामना है। और जो एक ओवरऑल सिनेरियो सबसे ज़्यादा जो मुतासिर हो रहा है वो है मौलाना साहब का धरना। क्या होगा आगे जाने वाले वक्तों में, किस तरह का ये धरना होगा, किस तरह की करवट ये मौलाना साहब के धरने के ऊपर बात करेंगे, मौलाना साहब के धरने के ऊपर तो बात करेंगे, मगर खान साहब तो कह रहे हैं इन्वेस्टर जो है वो बाहर से ज़्यादा हम लेकर आएंगे, मईशत की सूरत हाल को ज़्यादा बेहतर करेंगे। मगर यहाँ से जो पहले इन्वेस्टर मौजूद है उनका पैसा डूबना शुरू हो गया, तो नए इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास क्या है? जी बिल्कुल, जब भी हमें किसी सरमायाकारी की हम बात करते हैं, मुल्क में नई इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो हमें सबसे पहले हालात का जो है वो देखना होता है कि हालात कैसे हैं। कोई भी इन्वेस्टर ऐसी कंडीशन में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं होता जहां पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हो, माशी सरगर्मियां मुतासिर हो रही हों, क्योंकि ज़ाहिर है जब वो पैसा लगाएगा तो उसके डूबने के खदशात ज़्यादा होते हैं। यही इन्वेस्टमेंट जो हम देख रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट मुसलसल गिर रही है। स्टेट बैंक के अपने फिगर्स हैं कि स्टेट बैंक के जो सरमायाकारी फिगर्स हैं वो ही हमें बता रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट बहुत तेज़ी से गिर रही है और इसके असरात स्टॉक मार्केट में भी हम गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से देख रहे हैं और स्टॉक मार्केट मुसलसल गिरावट का शिकार हो रही है। हुकूमत की जानिब से माशी पॉलिसी बेहतर होने के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बरक्स जो हकाइक हैं वो बिल्कुल बरक्स नज़र आ रहे हैं। इन्वेस्टमेंट तेज़ी से गिर रही है, जो कारोबारी सरगर्मियाँ हैं वो शदीद मुतासिर हैं और इसी वजह से लोगों के अरबों रुपए डूब चुके हैं और जो अनस्टेबिलिटी नज़र आ रही है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, इस वजह से जो सरमायाकार है वो इंतहाई मोहताज रवैया इख्तियार किए हुए हैं। स्टेबिलिटी की जो बात कर रहे थे वो तो कहीं नजर नहीं आ रही। बस लास्ट में मुझे ये बताएं, शिराज के डॉलर के रेट में आज भी इजाफा देखने में आया है, अभी डॉलर का रेट क्या चल रहा है मार्केट में? वैसे तो डॉलर गुज़िश्ता कई दिनों से हम देख रहे हैं कि 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे उतार चढ़ाव उसमें जो है सिलसिला जो है इसका ये जारी है। 155 रुपये 80 पैसे और 85 पैसे के दरमियान इंटरबैंक में ये ट्रेड हो रहा है, जबकि ओपन मार्केट में 156 रुपये की सतह पर काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं कि ट्रेड हो रहा है। लेकिन जो असरात आने थे डॉलर के महंगा होने के, क्योंकि 135 रुपये से 155 और 156 रुपये की सतह पर जो आ चुका है, उसके जो असरात हैं वो महंगाई की सूरत में हमें नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो इम्पोर्टेड गुड्स हैं, क्योंकि हमारा ज़्यादातर इन्हिसार दरामदी अशिया पर बहुत ज़्यादा है, तो उसका इम्पैक्ट महंगाई की सूरत में हमें नज़र आ रहा है कि जो चाहे वो दालें हों, चाहे वो मुख्तलिफ कमोडिटीज़ हों, उसकी कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो चुका है और वो आवाम को काफ़ी मुश्किलात है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच शेराज, आप हमारे से कराची से मौजूद थे, महंगाई से रिलेटेड बात की। अभी आप लोगों ने जिस तरह शेराज ने गुफ्तगू के अंदर मौलाना साहब के धरने के हवाले से बात की, जब मुल्क के अंदर इस्तेहकाम मौजूद नहीं होता तो महंगाई बढ़ती है, डॉलर का रेट ऊपर चला जाता है, इन्वेस्टर मायूस होता है, जो मौजूद पहले से इन्वेस्टर होते हैं उनका पैसा डूबना शुरू हो जाता है। इसी तरह से मौलाना साहब के धरने के ऊपर तो बात करेंगे, वो तो अभी होना बाकी है, वो देखना भी बाकी है कि वो क्या सिचुएशन इख्तियार करेगा। उम्र बढ़ती है मगर ज़हनी कैफियत में भी बदलाव आते हैं
उतार चढ़ाव आते हैं, इसकी वजह क्या होती है, किन रास्तों का इंतखाब हम इस जहनी कैफियत के अंदर कर जाते हैं, किन परेशानियों से हमें गुजरना पड़ता है। और ये ख़ास बातें मैं बहुत सारे लोगों के लिए कर रही हूँ जो ज़िंदगी के किसी भी एज के किसी भी हिस्से में मौजूद हैं, ख़ास तौर पे हमारे नौजवान, हमारे यंगस्टर्स या वो बच्चे जो बचपन से लड़कपन की तरफ जा रहे होते हैं। उसमें हम कौन कौन सी माँ बाप, हमारी सोसाइटी, हमारे बहन भाई, हमारे चाचा ताया क्या गलतियाँ कर जाते हैं बच्चों को समझाने बुझाने में, उससे मुतालिक बात करूँगी। मगर मैं अपने पैनल का तारुफ करा देती हूँ। हमारे साथ बहुत ही प्यारी माहिर नफ्सियात डॉक्टर अम्बरीन मौजूद है हमेशा की तरह। डॉक्टर साहब आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। माहिर तालीम है डॉक्टर अली साजिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपका भी शुक्रिया। और हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा लंबा गैप लेने के बाद माहिर नफ्सियात नुशाबा मन्नान इस्लामाबाद से मौजूद हैं। थैंक यू सो मच नुशाबा, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। नुशाबा की तरफ मैं आती हूँ, मगर डॉक्टर अम्बरीन मुझे ये बताएं, बच्चा बढ़ता है, जाहिर सी बात है बचपन से आगे जाता है, मगर बहुत सारे बदलाव आ रहे होते हैं जी, जिनको हम हार्मोन्स का नाम दे सकते हैं, या आप जहनी कैफियत बच्चों के उस वक्त बदलना शुरू हो जाती है। इसका हमारी जहनी सेहत से क्या ताल्लुक होता है? ठीक है, थैंक यू सो मच सरवत टॉकिंग ऑन दिस टॉपिक। देखिए, मैं इसको जिस तरह से डील करूंगी तो आई विल टेक अ स्टार्ट विद द बायो साइको सोशल मॉडल के अम्ब्रेला के अंडर हम इसको जो है वो डील करते हैं। आसान अल्फाज में बताती हूँ कि बायोलॉजिकल चेंजेस जब जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ होती है और हम आगे डेवलपमेंटल स्टेजेस जिनको हम बोलते हैं, तो उसमें बायोलॉजिकल चेंजेस का मतलब है कि उसमें जिस्मानी तब्दीलियाँ आ रही होती हैं, ब्रेन में भी चेंजेस आ रही होती हैं, ब्रेन के जो केमिकल्स होते हैं जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं उसमें भी चेंजेस आ रही होती हैं, और उसकी वजह से बॉडी के अंदर हार्मोन्स में भी चेंजेस आ रही होती हैं। इसका सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी कि इफ़ेक्ट देखने में तब आता है सरवत जब प्यूबर्टी स्टेज स्टार्ट होती है। प्यूबर्टी स्टेज जब के बच्चे और बच्चियों में जब स्टार्ट होती है तो उसमें जितने भी आपके हार्मोनल चेंजेस जो हैं वो उनमें बॉडी में एकदम जो है वो बैलेंस थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड होता है। और उसके बाद बच्चों को अक्सर टीनेजर्स को हमने देखा होगा, ये पेरेंट्स को कहते हुए, और मैं डील भी करती हूँ केसेस के, बहुत इन्हें गुस्सा आना शुरू हो गया है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गई है, बहुत ज़्यादा इनको टेंशन हो गई है, समझ नहीं आती है, लेथार्जी फील करते हैं, हर चीज़ का जवाब गुस्से से देते हैं। तो मैं फिर वहाँ पर पेरेंट्स को थोड़ा सा एजुकेट करती हूँ कि जहन में रखें कि जब प्यूबर्टी स्टेज जो कि स्टार्ट होती है 12 या 13 साल, अब थोड़ी सी अर्ली आ गई है, एडोलेसेंट एज जिसको हम कहते हैं, तो उसके बाद जो है, और ख़ास तौर पर मैं यहाँ पे कहूँगी कि बच्चियों में भी ज़ाहिर है जब हार्मोनल चेंजेस स्टार्ट होती हैं तो उसका उनकी जहनी कैफियत के ऊपर बहुत असर पड़ता है, बहुत ज़्यादा असर होता है, क्योंकि पूरे ब्रेन और बॉडी का जो केमिकल हार्मोनल जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब्ड हो जाता है। तो वहाँ पेरेंट्स को ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए। और इसके अलावा फिर हम ये समझते हैं कि बच्चा जैसे पहले ओबीडियंट था या पहले हर चीज़ को यस कह रहा था या उसी तरीके से, तो वो जैसे प्यूबर्टी स्टेज है एडोलेसेंस से एग्रेसिव हो जाते हैं वहाँ पर। तो वो जो सोसाइटी का भी एक रवैया होता है कि हम उस चीज़ को भी तक समझ नहीं पा रहे हैं, तो उनकी जहनी कैफियत के ऊपर भी बहुत असर होता है। एंड दैट्स द टाइम जब उनकी पर्सनैलिटी बन रही होती है। तो मेरा ख्याल है कि इन टॉपिक्स के ऊपर बात करना और बच्चों को एजुकेट करना और स्कूल्स के अंदर बच्चों को एजुकेट करना इसके ऊपर बहुत ज़रूरी है। तो ये तो बायोलॉजिकल चेंजेस हैं। इसके अलावा क्विकली मैं सिर्फ बता दूँ कि जब ये तो एडोलेसेंट की एज है, उसके बाद फिर जैसे जैसे हमारी ग्रोथ फर्दर होती जाती है तो 25-30 का एक पीक साइकिल के बाद फिर उसके बाद जो है वो साइकिल नीचे जाना शुरू हो जाता है। फिर वो इस पे बात करती हूँ डॉक्टर अम्बरीन। नुशाबा की तरफ अभी चलते हैं। नुशाबा, जिससे डॉक्टर साहब ने अभी बात की, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि ठीक है भाई, बच्चे को रेगुलर बेसिस पे हम ट्रीट कर रहे होते हैं, बच्चे को देख रहे होते हैं, उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर रहे होते हैं, मगर ऐसा क्या हो गया अचानक से कि मैं अपने बच्चे को ज़्यादा तवज्जो देना शुरू कर दूँ, मेरा बच्चा तो बिल्कुल सेहतमंद है। हमें ये क्यों नहीं पता चलता कि हमारे बच्चा अंदरूनी तौर पर कुछ टूट फूट का शिकार हो रहा है, कुछ उसका जहन अजीबोगरीब हो रहा है, कुछ उसको एक्स्ट्रा तवज्जो चाहिए? ये लोगों को बताना क्यों जरूरी है? अभी क्यों चाहिए उसको एक्स्ट्रा तवज्जो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सरवत, आपके मदद करने का हमेशा की तरह। बहुत अच्छा टॉपिक। थोड़ा सा आसान अल्फाज के अंदर ही हम इसमें बात करेंगे। देखिए, एक चीज़ हमें समझना है कि हम सब इंसान जैसे डिफरेंट पर्सनालिटीज़ हैं, डिफरेंट जिबिलत खसलत के साथ पैदा होते हैं। हमारे जो इवन कहते हैं नॉर्मेलिटी भी ये डिफ़र करती है कल्चर टू कल्चर। हमारे नॉर्म्स, हमारे कल्चर, हमारा रिलीजन वो इसको मॉडिफाई कर रहा होता है, हमारी पेरेंटिंग। अब ये बात ये है कि बच्चा जब स्पेशली 13 साल तक ब्रेन डेवलप कर रहा है, जैसे उन्होंने कहा कि एक एज आती है जो प्यूबर्टी एज है, जिसके अंदर फिज़िकली बच्चा एक चेंज फील कर रहा होता है, और जो इन्वायरमेंट के अंदर आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपको जो अगर जिन बच्चों की अटैचमेंट नहीं होती,
स्पेशली अपने पेरेंट्स के साथ, तो वो कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते, आइसोलेशन का बाजुकात शिकार हो जाते हैं। और सबसे जो बड़ा मैंने चीज़ अभी जो देखी समझी कि हमारे जो खासकर बच्चे, जितना मीडिया या एक्सपोजर बढ़ गया है, वो जो गैप एक आ गया है, उसमें बच्चे की जो एक्सपोजर ज़्यादा बढ़ने की वजह से जो जैसे अभी डॉक्टर साहबा ने भी कहा कि वक्त से पहले जो है वो प्यूबर्टी एज स्टार्ट हो रही है, क्योंकि एक्सपोजर ज़्यादा आ रहा है, जो है आपकी सोच है वो जल्दी बड़ी हो रही है। तो ये चीज़ रियलाइज़ करना पेरेंट्स को मेरे ख्याल में बिठाकर आपको बताना होता है। इसके लिए एक वर्ड आजकल जो बहुत ज़्यादा चल रही है चीज़, इमोशनल या इंटेलिजेंस की बात हो रही है। देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है कि आप अपने बारे में राय, जो आपकी राय और आपकी जो एनवायरनमेंट में और जो आपकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, आप उन लोगों के बारे में क्या राय रखते हैं और उसको कैसे डील करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं अपने इमोशंस के अंदर। उसके अंदर 4-5 उसके कंपोनेंट्स हैं जो कि मेरे ख्याल में अगर हमारे यूनिवर्सिटियाँ, स्कूल या कॉलेज के कोई डिग्री इसके लिए नहीं है, ये काम हमारे साथीज़ा या हमारे पेरेंट्स का है कि वो 4-5 कंपोनेंट्स अगर हम अपने बच्चों को सिखा दें जो मैच्योरिटी, उनको आसानी से मैच्योरिटी की तरफ ले जाते हैं। जैसे खुद के बारे में सेल्फ कॉन्सेप्ट, अपने बारे में जो उनकी राय है। देखिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, आप अपने बारे में जानें कि आपके क्या एप्टीट्यूड है, आपकी क्या इंटेलिजेंस है, आप क्या चाहते हैं। फिर सेल्फ रेगुलेशन है, जैसे आप कॉन्फ्लिक्ट को कैसे मैनेज करते हैं, इंटेग्रिटी क्या होती है, जेलसी क्या होती है, मुकाबलाबाजी क्या होती है, अगर आपने डिसीजन मेकिंग क्या होती है, लीडरशिप क्या होती है, अगर आप किसी कॉन्फ्लिक्ट में फंस गए तो उसमें से निकलना कैसे। फिर एक वर्ड है मोटिवेशन। चलिए नुशाबा, मैं आपकी तरफ आती हूँ। नुशाबा, मोटिवेशन, एम्पैथी। हाँ जी, हाँ नुशाबा, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक से वापस आके यहीं से कंटिन्यू करूंगी। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ेगी, मगर इसके साथ साथ वो छोटी छोटी सी चीज़ें जिन्हें हम इग्नोर कर रहे होते हैं और बच्चा उसको लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है, उससे मुतालिक बात करेंगे। मगर स्टे विद अस। अभी ब्रेक से पहले नुशाबा असातिज़ा के ऊपर भी बात कर रही थी। हमारे साथ डॉक्टर अलीसा साहब भी मौजूद हैं, उनकी तरफ में आऊँगी। मगर नुशाबा, आप अपनी बात को कंप्लीट कर लीजिए। देखिए, पेरेंट्स को जो खासकर बच्चों के लिए जो एक बिहेवियर है, आपके मैंने वैसे से कहा पहले, हम एक टाइम, क्वालिटी ऑफ टाइम बच्चों को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनको बताएं कि साइको एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। जो माएँ हैं बेटियों के साथ, वालिद जो हैं वो बेटों के साथ, उनको बताएं कि ये एज में अपनी स्टोरी टेलिंग बहुत ज़रूरी है कि हाँ हमारे वक्त में ऐसा होता था और ये बहुत नॉर्मल है, बजाय इसके कि बच्चे बाहर जाके दोस्तों के साथ वो शेयर करें। वो शायनेस जो है, जितना ज़्यादा अटैचमेंट होती है, इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों को कंट्रोलिंग बिहेवियर नहीं होना चाहिए, उनको बर्ड आई व्यू दें, आप उनको साइको एजुकेट करें और उसके बाद उनको छोड़ दें और आप ही मॉडलिंग कर रहे हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस, मैच्योरिटी अभी पेरेंट्स में आती नहीं है और वो बच्चों को कैसे सिखाएंगे। मेरे ख्याल में इसके लिए फिर मैं बारह ये बात कहूँगी कि वालिदैन का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है, आपके साथ उसकी जितनी ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट होगी उतना ज़्यादा वो आपके करीब होगा। और वो जो स्टेज है, देखें सबसे ज़्यादा जो केसेस डिप्रेशन या एंग्जाइटी या स्ट्रेस के बच्चों में आते हैं, खुदकुशियाँ कर रहे हैं बच्चे, आपने उनके लिए मुकाबलाबाजी डाल दी है कि आपने ये ग्रेड्स लेने हैं, ये करना है, ये करना है। उनको फ्री बर्ड की तरह उनको उड़ने दें और उनको बर्ड आई व्यू दें ताकि वो अपनी ज़िंदगी के फैसले करें खुद। और वो कब होंगे? जब आप अपने फैसलों में उनको शरीक करेंगे और उनसे राय लेंगे। इससे उनको फैसला करने की जो सलाहियत है उनके अंदर आएगी, उनके सोशल स्किल्स बढ़ेंगे। जब आप उनसे कम्युनिकेट करेंगे तो उनके कम्युनिकेशन स्किल्स बाहर जाकर वो लोगों के साथ बेहतर तरीके से कम्युनिकेट करेंगे। जिन बच्चों के साथ वालिदैन नहीं करते, बाहर जाके वो नहीं कर सकते। यही प्रॉब्लम है, हमारे बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो हम जो वालिदैन हैं, हम बिल्कुल इग्नोरेंट बिहेवियर होता है हमारा, हमें नहीं पता होता। हम कहते हैं कि तो बड़ा हो रहा है भाई, अब पहले से ज्यादा हमें तंग करना शुरू हो गया है। बिल्कुल। ये मेरे साथ एक उस्ताद भी मौजूद हैं, माहिर तालीम है, डॉक्टर अलीसा साहब, उनकी तरफ जाते हैं। डॉक्टर साहब, अभी नुशाबा की गुफ्तगू आपने सुनी, जब हम वालिदैन की भी बात करते हैं, जब असातिज़ा की भी बात करते हैं, बच्चा फर्स्ट आता फेलिंग पोजीशन के ऊपर चला जाता है।
हम नहीं पूछते कि भाई बेटे आपको क्या हुआ, आप तो बहुत ज़्यादा पढ़ते हो। बच्चा हमें पढ़ता हुआ नज़र भी आता है मगर उसके मार्क्स नहीं आते, तो ये पढ़ाई के अंदर मुश्किलात क्यों पैदा होना शुरू हो जाती हैं जब ये चेंजिंग्स आना शुरू होती हैं आपके अंदर? अच्छा, थैंक यू वेरी मच। मैं इसको माशरती पॉइंट ऑफ व्यू से उस तनाजुर में देखने की कोशिश करूँगा। पिछले 30-35 साल में पाकिस्तान के सोशल फैब्रिक में जो चेंज आया है उसमें जॉइंट फैमिली सिस्टम 80% ख़त्म हो गया, नंबर 1। माँ ने भी काम करना शुरू कर दिया, नंबर 2, जो पहले नहीं करती थी माएँ। ठीक है। तीसरा, सोशल मीडिया और इंटरनेट की फ्यूजन या इंटरवेंशन, उसने भी इस सोसाइटी में एक डिटीरिएशन काज की और कर रहा है। और उसके अलावा बुज़ुर्गों का एज ए होल इस बलूगत की स्टेज पे ना होना, ये 4 फैक्टर हैं जिसकी वजह से एक माशरती इन्हतात का हम नज़र शिकार हो रहे हैं। खुद मेरा शायद बच्चा भी मुझे इग्नोर कर रहा है क्योंकि वो हर वक्त इंटरनेट पे बिजी होता है और उसको भी उस अनहेल्दी कंपटीशन में कि ओ लेवल में A* लेना है, उसमें वो भी दाखिला हो चुका है, जो मैं नहीं चाहता। हम सब मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे जब पढ़ते थे, हमने कभी टॉप नहीं किया, लेकिन ग्रेजुअली सोशल ऑस्पेक्ट की वजह से सोशल फैक्टर्स जिसमें सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ बिलीफ, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसकी वजह से हम लोग ऊपर निकल गए। अब क्या हमारी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, माएँ और जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर मौजूदगी में बच्चे को चीज़ें मिल रही हैं, ये सवालिया निशान है। अगर नहीं मिल रही तो उसका क्या तदारुक हो सकता है? मेरे ख्याल में इसके 2 हल हैं। एक तो पेरेंट्स को हम हैप्पी पेरेंटिंग के नाम पे ट्यूटर करें, टीच करें, ग्रूम करें। हैप्पी पेरेंटिंग का एलिमेंट हमारे पास मफकूद है हमारी सोसाइटी में। और दूसरा, स्कूलों में मैट्रिक यानी पोस्ट सेकेंडरी और FSC लेवल पे बाकायदा टीचर्स बच्चों को इस बारे में आगाही दें, शऊर दें और इस बदलती उम्र के तकाज़ों से उनको आशनाई दें। अगर वो नहीं दे रहे तो फिर टीचर भी जस्टिस नहीं करते। अनफॉर्चुनेटली साउथ एशियन कल्चर में टीचिंग का मतलब सिर्फ अल्फा बीटा गैमा पढ़ा के चले जाना, ये बदकिस्मती है। फॉर्मूलों को मेमोराइज कराने की मशीनें हैं टीचर, ना कि उनको अच्छा इंसान बनाने की तरबियत गाहें। ये जो तजाद पिछले 40-50 साल में खुल के आया, जिसमें नंबर की दौड़ और A+ की दौड़ और ग्रेड की दौड़, जिसकी वजह से जैसे हमारी मैडम नौशाबा ने कहा कि खुदकुशियाँ शुरू हो गई हैं। मैं अपने बच्चों को कभी इंसिस्ट नहीं करता अच्छे ग्रेड्स पे, मैं कहता हूँ बस ठीक है चलते रहो। और मैं आपको बड़े वसूख से एक बात कहता हूँ कि जब मैं UT लाहौर में पढ़ता था, हमारे जो टॉपर्स थे पीछे रह गए और मिडिल ऑर्डर या लो मिडिल ऑर्डर टॉप कर गए। ये बड़ा अजीब, 30 साल की मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ। और मेरे साथ जो लो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे जो कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर एकेडमिक्स में, इस वक्त तो एक्सेल कर रहे हैं पाकिस्तान और पंजाब में। इसकी वजह यह थी कि उनके पास सोशल स्किल स्ट्रॉन्ग थे। अगर बच्चे को हम सोशल स्किल नहीं दे रहे और बदलती उम्र के तकाज़ों से उसको आगाही सरकारी या गैर सरकारी तौर पे, बाज़ाब्ता या गैर तौर पे किसी भी तरीके से नहीं दे रहे, तो वो चांसेस हैं, इस उम्र का इम्कान कभी है कि बच्चा डिट्रैक हो सकता है और सोसाइटी एज ए होल सफ़र करेगी। बिल्कुल। तो फ्यूचर की एक अच्छी जनरेशन को रेस करने के लिए इस मौके पे स्टेट को इंटरवीन करना चाहिए, कॉलेजेस को इंटरवीन करना चाहिए। जो बड़े बड़े इंग्लिश के स्कूल हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल, जिनको मैं ये नहीं कहता कि वो तबाही की जनरेशन तैयार कर रहे हैं, सिखा भी नहीं रहे हाँ, लेकिन बेसिक वैल्यूज, नॉर्म्स जो मैं लाहौर में सेंट्रल बोर्ड स्कूल से मैंने सीखे, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से सीखे अपने टीचर से, वो मुझे अब मौजूदा टीचर में नजर नहीं आ रहे। मेरे साथ कॉलर भी मौजूद है, याहिया हमारे साथ मौजूद है। जी याहिया, क्या बात करना चाह रहे हैं आप आज? जी सलाम हो तमाम मौजूद। आप डॉक्टर साहब हैं, नौशाबा हैं, यकीन करें कि ये वाकई हमारे लिए टीचर का दर्जा इसलिए रखते हैं कि हम उनसे बहुत कुछ, मैं इस उम्र में भी मैं समझता हूँ कि मैं सीखता हूँ। देखिए ये हर घर का मसला है। डॉक्टर साहब ने कहा ना कि ये मेरे घर का भी बड़ा है, मेरे बच्चे के साथ भी मसला है। लेकिन मैंने एक चीज जो मैंने एनालिसिस किया है सरवत, वो ये किया है कि हम लोग जो है ना बहुत अच्छी तालीम दिलाने की कोशिश करते हैं, उनको महंगे से महंगा मोबाइल दिला देते हैं, उनको हर फैसिलिटी देती है जो हमारे माँ बाप ने शायद हमें नहीं दी हो, हम उनको पैम्पर भी ज्यादा करते हैं। लेकिन जहाँ फुकदान है वो तरबियत है, हम तरबियत को इस तरह बाईपास कर देते हैं कि हर चीज पे हम बच्चे की कॉम्प्रोमाइज करते हैं और जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं तो हमारे हाथों से निकल जाते हैं। वो हर चीज की डिमांड करते हैं लेकिन अच्छी गुफ्तगू, अच्छे अंदाज में यानी तमीज और तहजीब वो भूल जाते हैं, लेकिन जिम्मेदारी हमारी ही फिर बनती है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा। अब मसला ये है कि मैं आज के दौर को देखता हूँ, जाहिर है हम 1900 जिस दौर में पैदा हुए उस वक्त माहौल होता कि उनकी जमीनी हकाइक कुछ और थे, आज कुछ और हैं। आज बच्चा हमसे ज्यादा एक मोबाइल में लगा हुआ और वो उसकी मजबूरी है कि स्मार्टफोन के बगैर उसका कोई काम नहीं चल रहा।
लेकिन डॉक्टर साहब से मेरा सवाल है, नौशाद साहब ये सवाल है कि देखें हम वो, क्योंकि हम जलते कोते भी हैं कि यार हम तो ये नहीं करते थे, ये हमारे बच्चे ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन हम इस दौर में इस रहते हुए हम कैसे रियलाइज करेंगे कि हम लोग क्या चीज एक्सेप्ट कर रही है, हमें उनको इरिटेट किए बगैर अपने बच्चों को किस तरह ट्रेन करना चाहिए और हमें उनको क्वालिटी टाइम किस तरह, ये मेरा क्वेश्चन है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आजा, आपने कॉल की, बहुत शुक्रिया। वकास हमारे साथ मौजूद, उनकी तरफ बढ़ते। जी वकास, आप क्या जानना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं असल में मेरा एक सजेशन थी छोटी सी, वो ये थी कि मैडम असल में जो हमारी आजकल जहनियत बदल रही है ना, वो इस वजह से बदल रही है। देखें हमारा दीन हमें क्या सिखाता है, वी आर मुस्लिम, तो उस लिहाज से अपने बच्चे की तालीम और तरबियत हमें बाकायदा तौर पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात मुबारक है, उनकी अहादीस मुबारक से हमें बिल्कुल ठीक मिलती है, ठीक है। तो हम लोगों ने उसको छोड़ दिया। हम अगर जिंदगी में अगर हम मतलब जहाँ भी हम कहीं खता खाएंगे, जहाँ भी हमें कोई गलती होगी, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ दीन से दूरी होगी। जब हम नमाज पढ़ेंगे, जब हम हमें अपनी जिंदगी को इस्लामी तरीकों के हिसाब से गुजारना चाहिए और उन्हीं को अपनाना चाहिए। बहुत शुक्रिया वकास, थैंक यू सो मच। रियाज खान भी मौजूद है मेरे साथ। जी रियाज, आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम, मॉडल कॉलोनी कराची से बात कर रहा हूँ। मैडम बात यह है कि हमारे जो बच्चे हैं, हमें चाहिए कि जैसे अब फर्ज है नमाज हम जाके मस्जिद में पढ़ते हैं, तो हमें वापसी सुन्नत और नफिल जो है वो घर में आके पढ़ने चाहिए कि जो हमारे बच्चे हैं वो हमें देखें कि ये क्या कर रहे हैं, इनके जस्तजू बढ़ेगी। प्लस सेकेंडली ये मैं आपको बता दूं कि बच्चे को अपना बेहतरीन दोस्त रखें, उसे बताएं कि आपके साथ कोई भी मसला होता है, कोई भी बात होती है, वो शर्माए नहीं, वो डरे नहीं। आप उसे कहें कि मैं अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं उस शख्स से लड़ने के लिए नहीं जाऊंगा, ना मैं उसको मारने के लिए जाऊंगा, ना मैं उसको गोली मारूंगा, लेकिन मैं आपके मसले का हल क्योंकि अक्सर बच्चे जो मैंने देखा, मेरा जो तजर्बा है कि वो अपने पेरेंट्स को इसलिए नहीं बताते, खास तौर पे हमारी बेटियां बहनें वो इसलिए नहीं बताती, अगर मैंने भाई को बता दिया तो भाई जाके लड़ पड़ेगा। मैं आपको बात बताऊं, मसला ये है कि भाई को चाहिए कि अपनी बहन को कहे कि मैंने लड़ना है, मैंने उसका आपका मसला हल करना है, खामोशी के साथ कॉलेज के उस्ताद को कह देना है, उसके किसी और स्टाफ को कह देना और आपका मसला हल कर देना है। जब तक आप उन्हें अपना फ्रेंड नहीं बनाएंगे, मैं समझता हूँ आपसे दूर होते रहेंगे। बहुत शुक्रिया रियाज, थैंक यू सो मच। वाकई हमें एक दोस्ती वाला माहौल रखना होगा डॉक्टर अमरीन, मगर दोस्ती का माहौल हम नहीं रखते, हम डरा देते हैं। और ख़ास तौर पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे ये करना चाह रही हूँ, जिस्मानी साख जो हमारी तब्दीलियाँ आ रही होती हैं, वो बच्चे भी होते हैं, वो बच्चियाँ भी होती हैं। अब मैं अगर लड़कों की बात कर लेती हूँ तो लड़के जब आपको पता है वो बड़े हो रहे होते हैं तो उन्हें सबसे ज़्यादा होता है अच्छा मेरे किस दोस्त की दाढ़ी वगैरह आ रही है, मूंछें आ रही हैं, अच्छा मेरी नहीं आ रही। ये चीज़ें बच्चों को डिप्रेशन में ले जाती हैं। एग्जैक्टली। तो इस डिप्रेशन से पेरेंट्स किस तरह से आगाह हों और हमारा बच्चा किस तरह से निकल सके? अच्छा, इसमें सरवत एक तो चीज़ ये है कि कुछ चीज़ों को हमने मैस्कुलिनिटी के साथ अटैच कर दिया है, कि जैसे कि मूँछों का आना, कुछ बच्चों की अगर बॉयज़ के अंदर अगर लेट आ रहे हैं, उनके जो हेयर ग्रोथ है या उनकी और जो है, तो वो उसको अटैच करते हैं कि शायद कोई मैस्कुलिनिटी के साथ कोई इशू है। नंबर 2 जो मेजर मैं आपको यहाँ ज़रा बताना चाहूँगी इस प्रोग्राम के तवसत से, कि जो गैजेट्स की वजह से कुछ इन्फॉर्मेशन जो है ये प्री मैच्योर आ रही है। प्री मैच्योर का मतलब ये है कि हमारा जो साख्त है हमारे दिमाग की, वो विद द टाइम जो है वो हम जैसे जैसे ग्रो करते हैं वो उसी लिहाज से उसके इमोशंस और मैच्योरिटी लेवल होता है। इन्फॉर्मेशन अब जो है वो बिफोर टाइम आ रही है। जब बिफोर टाइम आ रही है, माइंड अभी प्रिपेयर नहीं हुआ उस इन्फॉर्मेशन को डाइजेस्ट और प्रोसेस करने के लिए, जबकि इन्फॉर्मेशन थ्रू गैजेट्स जो है डॉक्टर साहब आपने देखा होगा वो बिफोर टाइम आ रही है। जो बिफोर टाइम आ रही है तो उससे एक मेस क्रिएट होता है, उसको वो डाइजेस्ट या प्रॉपर जैसे जो है वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है और उनको फिर समझ नहीं आती इसको हैंडल कैसे करना है। दूसरा एक चीज़ आपने और बात की कि यस, बच्चों में भी और बच्चियों में भी जब उसमें जिस्मानी चेंजेस आ रही होती हैं तो स्पेशली जो है वो बच्चियों के लिहाज से भी मैं बात करूंगी तो वहाँ पर भी बच्चियाँ बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो जाती हैं और इसका इफ़ेक्ट मूड्स के ऊपर भी होता है। ये मैं पेरेंट्स को आज बताना चाहूँगी कि जब प्यूबर्टी एज स्टार्ट होती है बच्चे और बच्चियों में तो उसका इफ़ेक्ट उनके मूड्स पर होता है। वो कुछ साल जिसको हम टीनेज क्राइसिस बोलते हैं, टीनेज क्राइसिस में वो जो कुछ साल 6 या 7 साल होते हैं उसमें बच्चे के अंदर चेंजेस आ रही होती हैं और पेरेंट्स को और टीचर्स को जी दोनों को जो है वो इस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए कि बच्चे का इसके मूड्स के
ऊपर भी इफेक्ट आएगा। और मैं हमेशा बच्चियों को कहती हूँ कि आपकी जो लिबिडो या एनर्जी लेवल इस एज में बढ़ा हुआ होता है तो आप आउटडोर गेम्स, आउटडोर स्पोर्ट्स ज़रूर खेलें ताकि एग्रेशन को एक या जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो एक चैनलाइज हो। लास्ट में डॉक्टर साहब की बात कहूँगी कि उन्होंने कहा टीचर्स को सिखाना चाहिए। देखिए मैं आई एम एन एजुकेशनिस्ट एज वेल, आपका कोर्स और सिलेबस इतना ज़्यादा होता है कि आप वहाँ पर क्लासरूम के अंदर मे बी बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मैं थोड़ा बहुत उस पर बात कर लेती हूँ, लेकिन व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द टीचर्स जिन्होंने सिलेबस कवर करना है विद इन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड। तो वहाँ पर वो बच्चों को जो है वो उनकी इस ग्रोथ के बारे में बताएंगे, उसमें जिस्मानी या उनकी जो साइको सोशल चेंजेस आ रही होती हैं। तो जो पेरेंटिंग की बात हुई है ना, यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि बच्चे और बच्चियों की, मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ बच्चियों की माओं के साथ दोस्ती और बच्चों की फादर्स के साथ, नो, मैं कहती हूँ पेरेंट्स की अपने। अच्छा व्हाट अबाउट दैन सिंगल पेरेंट्स जिनके नहीं हैं, ब्रोकन होम से हैं या वैसे सिंगल पेरेंट हैं, तो वहाँ पर अगर बच्चा या बच्ची है, कोई एक फादर या मदर जो फिगर है वो मिसिंग है, वो क्या करे? तो दोनों को दोस्ती करनी है बच्चों के साथ। दोस्ती क्यों नहीं हो पाती? ये दोस्ती सिर्फ हम अपने दोस्तों के साथ ही क्यों रख लेते हैं? इस पे मैं बात करूंगी, नौशाबा की तरफ जाऊंगी, मगर राव मुबारक अली हमारे साथ कॉलर मौजूद, उनकी तरफ बढ़ते हैं। जी राव साहब बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हज़रत अल्लामा इकबाल शायर मशरिक ने कहा है, लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर। हाँ। लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, हो जाएगी तेरी मुश्किल आसान पढ़ा कर। पढ़ने को तुझे कुछ न मिले तो चेहरों पे लिखे दर्द के उन्वान पढ़ा कर। क्या बात है, क्या बात है। लारैब तुझे तस्कीन मिलेगी कर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर। वाह। आ जाएगा तुझे इकबाल जीने का करीना, तू सरवरे कौनैन के फरमान पढ़ा कर। जबरदस्त। गुजारिश ये है कि देखें बच्चों को जो है इस्लामी तालीम देना बहुत ज़रूरी है। बच्चे की पहली जो परवरिश की जो पहली मंजिल है वो माँ की गोद है, उसके बाद स्कूल है, फिर वो घर आता है, फिर अपने दोस्तों को टाइम देता है। तो एक दिन मैं आपको बड़ा खूबसूरत वाक़या अपने बेटे का सुनाऊं, वो बीकन हाउस में पढ़ता है। वो आया तो मुझे आगे कहता है, पापा एक बात तो बताएं। मैंने कहा पूछो बेटा। कहता पापा ये बताएं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अजान दी थी? आप यकीन जानिए कि मैं मजहब से भी और वैसे भी स्टडी भी करता रहता हूँ, मेरे नॉलेज में ये बात नहीं थी। तो मैंने कहा तुम बताओ। तो एक दफा उन्होंने अजान दी थी तो दुनिया कायनात की चिरिंद परिंद दरिंद सब आ गए थे उनकी तरफ। सुभान अल्लाह। कि अल्लाह के रसूल बुला रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो यकीन करें मुझे इतनी खुशी हुई। मैंने बेटे से कहा, मैंने कहा बेटा मांगो, क्या मांगते हो? जो मांगोगे वो मिलेगा तुम्हें। तो दूसरा सबसे बड़ा हमारा मसला ये है कि 90+ इस चक्कर से जब तक हम नहीं निकलेंगे, बच्चियां खुदकशियां भी करेंगी, बच्चे भी खुदकशी करेंगे, और ये तालीम मेरे भाई आपने बड़ी ही खूबसूरत एक तो वाक़ा शेयर किया और बड़ी खूबसूरत आपने बात की। यकीनी तौर पे इसी से बात को आगे लेकर बढ़ते हैं। अच्छा नौशाबा मुझे ये बताइए, जैसा से डॉक्टर अंबरीन अभी बात करी थी, हमने वालिदैन के हवाले से बात की, इससे पहले आपने असासा के हवाले से भी बात की। हम अचानक बच्चे जो हैं सब चीज़ें शेयर करते हैं अपनी माँ के साथ भी, बाप के साथ भी। चलिए अगर कोई सिंगल पेरेंट है तो मान लेते हैं उसके साथ शेयरिंग हो रही होती है, मगर जैसे ही आपके अंदर तब्दीलियां आती हैं, आपके जिस्मानी साख्त में तब्दीलियां आती हैं, आपके मूड स्विंग्स होना शुरू हो जाते हैं, तब आपके सबसे करीबी दोस्त, आपके जो दोस्त होते हैं, क्लासमेट्स होते हैं, वो आपके करीबी दोस्त हो जाते हैं। तब हमें क्यों नहीं समझ आ रहा होता कि बच्चा बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमसे शेयर कर सकता है, हमें बता सकता है, वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करता है। तो इसकी रोकथाम कैसे? क्योंकि दोस्त तो अपने लेवल के हिसाब से अच्छा बुरा सीधा उल्टा मशवरा दे रहे होते हैं। सरवत मुझे आप थोड़ा सा टाइम देंगे? मैं अभी एक कॉलर ने भी जैसे पहले एक सवाल किया था, मैं उसकी तरफ भी आऊँगी। देखिए फिर वही वाली बात है कि आपकी जो अटैचमेंट है अपने बच्चों के साथ, जैसे पहले भी इन्होंने कहा, एक चाइल्ड सेफ्टी प्रोटेक्शन के ऊपर हमारे मुल्क में आपने देखे बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे हैं। हमने अपनी बच्चियों को अपने रिलीजन, अपने नॉर्म्स, अपने कल्चर के अंदर रह के तरबियत देनी है, और वो तब होगी कि जब हम उनके साथ एक कम्युनिकेशन रखेंगे। देखिए मैं जैसे अभी थोड़ी देर पहले एक कॉलर ने बात की थी, जब आप नहीं होगी अटैचमेंट ज़ाहिर है तो वो जाकर बाहर अपने दोस्तों से शेयर करेंगे और वो फिर कोई भी मशवरा उनको दे सकते हैं। पहली बात एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, जैसे इससे पहले कॉलर ने भी हमसे बात की और उन्होंने कहा कि अपने बेटे के साथ एक चीज़ आप ख्याल करें, और आपको समझना बहुत ज़रूरी है हम सबको, कि अगर आपने कोई चीज़ बनाई है, इंसान ने मोबाइल, तो अगला मोबाइल का जो मॉडल है वो उससे बेहतर है, तो जो हमारे बच्चे हैं ये हमसे बहुत बेहतर हैं,
जो क्योंकि अल्लाह ताला ने तख्लीक किया है, वो आजकल के ज़माने में इनका एक्सपोजर, नेवर अंडर एस्टिमेट योर चाइल्ड। जो माँ बाप भी देख रहे हैं अपने बच्चों को, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो इज़्ज़त आप उनको देंगे वो इज़्ज़त वो सोसाइटी में जाकर देंगे और उनको इन रिटर्न मिलेगी। और देखें, ऐसा नहीं हो सकता, माइंड, बॉडी एंड सोल, रूह, जैसे इन्होंने अभी अल्लामा इकबाल का जिक्र किया। मैं बारहा कहती हूँ कि अगर हमारे सिलेबस में हम 4 साल की उम्र से मसनवी, गनियतुत तालिबीन, मुझे याद है मेरे वालिद क्योंकि वो फ़लसफ़ा के उस्ताद थे तो वो हमें सिखा रहे थे, उस वक्त मुश्किल लगता था। फिर हमें पर्सनैलिटी एक गार्डन की तरह है, आपने बच्चे को फिज़िकल और मेंटल हेल्थ ये दोनों को रिलेट करती हैं। रूहानी तरबियत अपनी जगह, फिज़िकल जो फिटनेस है, ये ट्रेनिंग है, बच्चों को खुदा का वास्ता ये जो आपने एज ऑफ एम्पायर और लैपटॉप के आगे बिठा दिए, इनको खेल के मैदानों में लेके जाएं, टीपू सुल्तान का बताएं, शेर शाह सूरी का बताएं, अपने हीरोज़ के बारे में कम्युनिकेट करें। वो तब करेंगे जब आपको खुद पता होगा। उसके बाद फिर आ जाती है उनकी अपनी साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन, वो डिफरेंट हो सकती है आपसे, उनका इंटरेस्ट डिफरेंट हो सकता है, उसको जानने की कोशिश करें। अगर आपको लगता है कि आपकी आजकल के ज़माने से और आपका जो ज़माना था उसमें फ़र्क आ रहा है, तो आप उसके लिए काउंसलर, अभी स्कूल्स के अंदर, जैसे हमने केपीके में भी तमाम स्कूल्स के अंदर एक करियर काउंसलर्स का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चों को वो असेस करके उनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक आप फोर्स ना करें किसी भी प्रोफेशन के लिए। बच्चों को हारना सिखाएं, खुदा का वास्ता है, बच्चों को जीतना, मुकाबलाबाजी में ना डालें। उनका मुकाबला अपनी ज़ात के साथ होना चाहिए और वो तब होगा, वो खुद एतमादी तब आएगी जब आप समझेंगे कि आपका बच्चा दुनिया में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि माएँ और डरी हुई, मैं फिर बार बार कहूँगी कि आधी तरबियत माँ के पेट में हो जाती है। डरी हुई माएँ, ये हसद, कीना परवरी, जेलसी, ये वो मेन फैक्टर्स हैं जो बच्चों को गुस्से की तरफ लेके जाते हैं। और वो कॉन्फ्लिक्ट का जरूर ख्याल करें, मगर ऐसा भी नहीं है कि आप कम्युनिकेशन में इतने चले जाएं। चाइल्ड सेफ्टी प्रोटेक्शन, बच्चियों को अपनी हिफाजत करना उस एज के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे साथ चलिए, आपने ये बात की है बच्चियों के हवाले से, ये मैं डॉक्टर अमरीन से पूछूंगी, मगर डॉक्टर साहब मुझे आप ये बताइएगा, जिस तरह से अभी बात करी थी नौशाबा काउंसलिंग के हवाले से, काउंसलिंग का तो एक तो सिस्टम ही नहीं है। हम देखते हैं कि बच्चा किस तरह बढ़ रहा है, ऊपर की एज में बढ़ती हुई उम्र की तरफ बढ़ रहा है, हम उसकी काउंसलिंग नहीं करते। ये काउंसलिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी, मुझे बड़ी अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, हमारे स्टूडेंट्स जब स्कूल से निकल के कॉलेज में जाते हैं, अब पता होता है कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी में जाएंगे, फिर प्रोफेशनल लाइफ की तरफ बढ़ जाएंगे। हम प्रोफेशनल लाइफ की तरफ तो बढ़ना चाह रहे होते हैं, मगर हमारा बिहेवियर बहुत नॉन सीरियस होना शुरू हो जाता है। क्या इसकी वजह भी वो हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो बच्चों के ऊपर हो रहे होते हैं? मेरे से बात जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे मैं बेसिकली मुझे इससे पहले मैं बात करूं, मुझे हज़रत अली अलैहिस्सलाम का एक कॉल याद आ रहा है कि हर नस्ल को उसके अहद के तकाज़ों के मुताबिक ट्रीट करो, क्योंकि हर अहद के तकाज़े मुख्तलिफ होते हैं। मैंने टीवी 7 साल की उम्र में ब्लैक एंड वाइट टीवी देखा लाहौर में, और मेरा बेटा पैदा होते ही वो स्काइप पे अमेरिका में मेरे से बात करता था। ये एक नई नस्ल आई, मैं उसको अपने अहद के तकाज़ों के मुताबिक ट्रीट करूँगा तो मैं इनजस्टिस करूँगा। ये सोशल इनजस्टिस है। अब ये वो स्टेज है कि हम अगली जनरेशन तैयार कर रहे हैं। नया पाकिस्तान सड़कों के हजूम में सड़कों का इजाफा नहीं है। नया पाकिस्तान 10 यूनिवर्सिटियों में 15 यूनिवर्सिटियों का इजाफा नहीं है। नया पाकिस्तान बुनियादी तौर पे टीन एज को मोल्ड करके पॉजिटिव डायरेक्शन दे के एक कंस्ट्रक्टिव मैन पावर की तैयारी का नया पाकिस्तान है जो फ्यूचर में लीडरशिप देगा। हमें एक इमरान खान नहीं चाहिए, हमें 10,000 इमरान खान चाहिए। उसके लिए हमें वो माहौल देना पड़ेगा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में। मुझे अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आता है जिस पे उन्होंने थोड़ा सा शिकवा किया स्कूलों के टीचर से कि शिकायत है मुझे खुदावंदान मकतब से, शिकायत है मुझे खुदावंदान मकतब से, सबक देते हैं शाही बच्चे को खाकबाजी का। शाही बच्चा कौन है? मेरा बेटा, आपका बेटा। अगर हम उसको ज़मीन पे बैठने की, फर्श नशीनी की तलकीन करते हैं और अर्श पे उड़ना एक बीमारी या जुर्म समझते हैं तो बेचारा भीगी बिल्ली बन के मुंशी मोहम्मद रिटायर्ड हो जाएगा। हमने फ्यूचर लीडरशिप देनी है। नया पाकिस्तान मटीरियलिज्म का नाम नहीं है। नया पाकिस्तान फॉरेन एक्सचेंज में इजाफे का नाम नहीं है। नया पाकिस्तान कॉन्फिडेंट, नया पाकिस्तान किस चीज़ का नाम नया पाकिस्तान वो जनरेशन की तैयारी है। जिस तरह इमरान खान फ्यूचर के लिए एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, 10 अरब दरख्त लगा रहे हैं, तो अपने 10 करोड़ बच्चों को भी तो तैयार करें ना। इंशाअल्लाह ताला इसी बात के साथ मैं क्लोजिंग की तरफ बढ़ूंगी। और बिल्कुल डॉक्टर साहब ने बहुत ही प्यारी बात की है कि वाकई
नया पाकिस्तान इस चीज़ का नाम है। हमें ये नया पाकिस्तान चाहिए, हमें एक अच्छी जनरेशन को तैयार, हमें अपने बच्चों के साथ एक दोस्ताना माहौल तैयार रखना है, हमें अपने बच्चों को हर वो चीज़ बतानी है जो वो ढके छुपे अल्फाज में अपने दोस्तों से पूछते हैं, मुआशरे के बिगाड़ की वजह बनते हैं। हमें अपने स्कूल्स को काउंसलिंग के लिए तैयार करना, हमें अपने कॉलेजेस को काउंसलिंग के लिए तैयार करना है, हमें हर वो स्टेज पे जिस पे हमारा बच्चा पहुंच रहा है उसको काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती रहेगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अम्बरीन, नुशाबा मनान आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर अलीसाजी साहब आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर एक भरपूर सेशन करेंगे, बच्चों से रिलेटेड ही करेंगे, उससे मुतालिक बात होगी बड़ी डिटेल के साथ। अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और आज के शो का फीडबैक हमें ट्विटर और फेसबुक पेज पर ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।